चुनाव का हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर में आज इलाहाबाद लोकसभा में है। आज हम जिस जगह पर हैं वो इलाहाबाद लोकसभा का मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। यहाँ ये मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है जो इस इलाके का सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर भी है। यहाँ तकरीबन 18,000 वोटर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर हैं और ये वोटर्स जो हैं ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वोटर की हैसियत से बताना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है इस चुनाव को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है, क्या डिमांड है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी पूरी नहीं हुई है, कौन से ऐसे वादे हैं जो अभी पूरे नहीं किए गए हैं और कौन सी ऐसे विकास की चीज़ें हैं जो इलाहाबाद में हुई हैं और अभी कई चीज़ों का इंतज़ार है। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि इलाहाबाद में कुंभ के हवाले से देखा जाए तो विकास के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर श्यामाचरण गुप्ता जो यहाँ के MP उन्होंने किया है। क्या लगता है कि इस इलाके का विकास हुआ है जिसको हम पुराना इलाहाबाद कहते हैं? कोई ख़ास इस इलाके में तो कोई ख़ास विकास नहीं हुआ है। बाकी शहर सिविल लाइन क्षेत्र में आज जब कुंभ से रिलेटेड जो सड़कें थी उनमें कुछ विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साइड में जहाँ जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं कोई विशेष मतलब हम ये नहीं कह सकते विकास हुआ है। किस तरह की चीज़ें ये शहर बहुत पुराना है और बहुत VVIP सीट रही है यहाँ पर। यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री, VP सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा और अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियतों ने चुनाव लड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर बहुत पिछड़ा रह गया। हाँ, अब जो बड़े शहर हैं उनकी तुलना में यहाँ पर पिछड़ापन है, क्योंकि यहाँ रोज़गार के साधन बहुत ज़्यादा सीमित है और रोज़गार ही सब कुछ उन्नति के का जो पैमाना है वो रोज़गार ही है। और रोज़गार और शिक्षा अगर साथ में जुड़ जाए तो बहुत कुछ तरक्की हो सकती है। रोज़गार इलाहाबाद में नए रोज़गार के अवसर, नए मौके नहीं पैदा हुए, क्या ये बात सही है? क्योंकि जितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ इलाहाबाद में थी मैक्सिमम या तो बंद हो चुकी हैं या आखिरी सांसें ले रही हैं। तो जो भी यहाँ के नेतागण हैं, MPs हैं, MLAs हैं या जो मंत्री हैं या पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया शहर पे जो देना चाहिए था। होना था थोड़ा, अगर आदमी पढ़ क्या करेगा आप बताइए, पढ़ क्या करेगा? जब पढ़ेगा लिखेगा कहीं रोजगार उत्पन्न होंगे तब शहर भी ठीक ठाक रहेगा। होना विस्थापन हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं। जिस तरह गाँव से विस्थापित हो रहे हैं शहर में लोग आ रहे हैं, उधर शहर विस्थापित लोग फॉरेन जा रहे हैं। क्या ये ऐसा नहीं हो पाया कि रोजगार के नए मौके नहीं मिल पाए यहाँ पे लोगों? मौके तो तब मिलेंगे। अब आज की अगर एजुकेशन को ही ले लीजिए तो इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है कि उसको पढ़ पाना, उसको हैंडल करना आम बात नहीं रह गई है। और जो भी कंपटीशन की तैयारी है यहाँ है उस तरीके से उनको वो जगह प्लेसमेंट नहीं मिलती है। फैक्ट्रीज यहाँ की ऑलरेडी ख़त्म ही हो चुकी हैं और कोई ऐसा उनके लिए मौका नहीं फराहम किया जा रहा है जिससे कि यहाँ लोग रुककर रोज़गार को ढूंढ सकें। है कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ थी खास तौर से जो ITI वगैरह थी वो बंद हुई है यहाँ पर, तो क्या इसकी वजह किसको मानते हैं आप? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि सरकार जो है गंभीरतापूर्वक इस काम को नहीं ले रही है। वो बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाती है, लेकिन ये भूल जाती है कि बेरोजगारी का मुद्दा दूर करने के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने पड़ेंगे। जैसे कि विगत कई वर्षों से लोग देख रहे हैं कि इलाहाबाद में कोई संभावना रोजगार की नहीं है। रोजगार की संभावनाएं खत्म होने के साथ साथ यहाँ पर जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे बड़े बड़े MP और तमाम सरकारें आई थी, यहाँ बिल्कुल बेटियों के साथ इंसाफ नहीं है। अभी निर्भया पटेल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। झूसी में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप होता है। सुनील चौधरी जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट का है, वो नेतृत्व में पिछले 1 महीने से धरना करके बैठा हुआ है। हम लोगों ने कई आंदोलन किया, लेकिन योगी सरकार यहाँ की जिला प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है। जब बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, जब हम यहाँ तमाम कमीशन है, भर्तियाँ होती हैं, कितना करप्शन व्याप्त है। शिक्षा विभाग में हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में बिना पैसे देके काम नहीं हो रहा है। तो बड़े बड़े वादे लोग करते हैं। श्यामाचरण गुप्ता जी आए तो उन्होंने मुझे नहीं लगता जमीनी स्तर पर कोई काम किया है, फिर सपा से आ रहे हैं कहीं से। तो कहने का मतलब ये कि सरकार कोई भी हो, जब तक वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगा तब तक वोट नहीं मिलने वाला है। देखिए, एक नाराजगी है इनके अंदर और ये है कि अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वोट नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मसला है यहाँ पर, कई शिकायतें जैसे कि कहा इन्होंने। क्या ये बात सही है कि जो इस वक्त कानून व्यवस्था की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है? सर, लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी ज़्यादा ख़राब है इस सरकार में कि जो है आए दिन इलाहाबाद में भी 2-3 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, मर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी सरकार में भी इसी तरह का ही मामला था। वो भी जब भी कोई सरकार आती है तो कानून व्यवस्था पर इस तरह की उंगली उठाई जाती है।
तो क्या पिछले सरकार के मुकाबले में कुछ बढ़ा है, कुछ कम हुआ है, कैसे करेंगे? पिछले सरकार जब हम लोग नई सरकार आई तो उम्मीद थी कि इसमें जो है बहुत अच्छा कुछ होगा, लेकिन उस सरकार की तुलना में ज़्यादा यहाँ बढ़ा हुआ है इस सरकार में। तो लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला है यहाँ पर, कानून व्यवस्था के बारे में लोग, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप तो बहुत आगे आगे रहते हैं समाजी कामों में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले की जो बहुत सारी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में कितनी स्थिति खराब थी प्रयागराज की। ऐसी स्थिति खराब थी कि लोग रात में महिलाएं निकल नहीं पाती थी आज घरों में से। आज योगी गवर्नमेंट में इतने इनकाउंटर हुए हैं कि क्रिमिनल खेती कर रहा है, पान की गोमती लगा रहा है, उसको कोई नहीं देखेगा। नहीं, इनकाउंटर पर जो हुए हैं और उस पर सवाल भी हुए हैं, जो सवाल खड़े किए गए हैं, जो इनकाउंटर्स हुए हैं, जैसे कह रहे हैं वो योगी सरकार में इनकाउंटर्स हुए, तो सवाल बहुत से खड़े हुए हैं। क्या ये बात सही है कि इनकाउंटर्स ही एक जरिया है कानून व्यवस्था को काबू करने में? बिल्कुल नहीं सर, इनकाउंटर कोई जरिया नहीं है। क्रिमिनल्स के लिए जेल बनी हुई है, पहले जेल में डालें, उसकी तफ्तीश करें। यहाँ पे इनकाउंटर जो मॉब लिंचिंग के नाम पे हो जा रहा है इनकाउंटर, कोई भी बीफ लेके जा रहा है, कुछ रखा हो कुछ है और बीफ के नाम पे मर्डर हो जा रहा है। तो अभी आपने देखा गुरुग्राम में एक परिवार को 20 लोगों को घुस के मार दिया सर। ये सब क्या सर, लॉ एंड ऑर्डर क्या कहाँ से समझ में आएगा? पूरे हिंदुस्तान में सर ये खलबली मची हुई है। कुछ ऐसा एक सेक्ट ऐसा मुस्लिम सेक्ट है, वो डर और खौफ में जी रहा है इस वक्त। कैसे काम चलेगा सर हिंदुस्तान का? अच्छा, जिस इलाके में है यहाँ पर बीफ का एक बड़ा कारोबार था, स्लॉटर हाउस भी इस इलाके में है, और आप लोगों की तरफ से मांग, इस इलाके के लोगों की तरफ से मांग की गई थी कि स्लॉटर हाउस खोला जाए। तो जो लोग बीफ के कारोबार से जुड़े थे उनको कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हद ये हो गई है कि यहाँ पर लोग रिक्शे चलाने को मजबूर हो गए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। स्लॉटर हाउस जो यहाँ बंद हुआ है वो सरकारी था और कहा यह जाता था कि लोगों का, व्यापारियों के ऊपर पैसा बाकी था। सरकारी जो होता है उसमें पहले फीस लगती है, फिर उसके बाद जानवर काटे जाते हैं, तो पैसा कैसे बाकी था? अब उसमें जो भी नॉर्म्स कम थे वो सरकार को पूरे करने थे, ना कि जो है जो वहाँ पे व्यापारी काम करते थे। इन्होंने, सरकारी डिपार्टमेंट ने इसका पूरा काम जो है नॉर्म्स पूरे नहीं किए, तो इसको, और गवर्नमेंट भी यही कह कर आई थी जो मौजूदा गवर्नमेंट है कि हम स्लॉटर हाउस बंद करेंगे। अच्छा, इन्होंने आड़ तो लिया कि अवैध स्लॉटर हाउस, लेकिन उसकी आड़ में जो गवर्नमेंट के थे उसको भी बंद किया। एक्सपोर्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था ना, तब वो एक्सपोर्ट हो रहा था, और एक्सपोर्ट हो रहा था तो यहाँ पे रोजगार के मौके फराहम थे। यहाँ का जो स्लॉटर हाउस है, जो अटाला का स्लॉटर हाउस कहा जाता है, इसके बारे में ये था कि ये रिन्यूअल नहीं हुआ था, इसका जो परमिट होता है गवर्नमेंट का था ना। हाँ सर, ये काम गवर्नमेंट का था, है ना। और इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस जो अभी इंडिया में चल रहे हैं, सारे नॉन मुस्लिम के नाम है, क्यों चल रहे हैं? इसको बंद करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर स्लॉटर हाउस जो बंद किए गए वो 80 के तादाद बताई गई है, सरकारी जो आंकड़ा है, और इससे बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए हैं। एक रोजगार का एक जरिया था। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ जो स्लॉटर हाउस का जो रोजगार से जुड़े हुए लोग थे, कितना असर पड़ा है उसका? रोजगार का असर पड़ा, चूँकि ये मूलभूत रोजगार थे यहाँ पे जो लोकल लोग थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्थानीय व्यापारियों का भी रोल है। भाई कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमें मालूम हो गया तो सरकार पर प्रत्यावेदन करना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि नए सिरे से उसको आवंटन करे, और जो लोग बकाया था उन पर या तो बैन लगा दे या कोई नया विकल्प लाए। तो ये जो बंद किया गया है उस पर लोगों का सवाल है। आप बताएं कि आप तो इस इलाके के हैं, ये मामला क्या है कि ये कैसे इस तरह का जो बहुत तकरीबन 150 साल पुराना स्लॉटर हाउस है इसको बंद किया गया? क्या ये यहाँ के लोगों की भी गलती की वजह से बंद हुआ है? नहीं, ये इसमें लोकल जो लोग हैं वो तो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, वो उन्होंने उसकी सही पैरवी नहीं की। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे ख़ास तौर से कि आप भी इसी इलाके के हैं, कि ये जो बीफ का कारोबार बंद हुआ, जो स्लॉटर हाउस पर पाबंदी लगाई गई रियासती हुकूमत की तरफ से, ये रोज़गार पे कितना असर पड़ा? बेरोज़गार कितने हुए लोग? देखिए, स्लॉटर हाउस कहने को एक नाम है, उससे 1000 तरीके के रोज़गार थे। कहीं एक छोटा सा खाल का कारोबारी था, कोई किसी चीज़ का, एक उसके अलग अलग टुकड़ों का एक अलग कारोबार था, और बहुत बड़ी तादाद में। मैं ये कहता हूँ कि आपको पेंट माई वार्ड, पेंट माई सिटी के लिए करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए,
स्लाइटर हाउस ये सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या सरकार को इस पर नहीं आगे आना चाहिए था? ये जानबूझकर, चाहे पिछली सरकारें रही हों, टैक्स जमा नहीं किया तो पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, और अगर अगली सरकार आती है तो ये उसकी ड्यूटी है कि उस चीज़ को जमा जैसे भी है अपने तहत वो पूरा कराए। स्लाइटर हाउस बंद करने से जो है बड़ी तादाद में रोज़गार बंद हुआ है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं यहाँ के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर। यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं जो कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई हैं, तालीम से जुड़ी हुई हैं। हम ये जानना चाहेंगे, एक खातून की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से आप का जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? मैं ये जहाँ तक मुझे स्कूल में जॉब करते हुए हुआ है, जो मैंने यहाँ पर रीड किया है वो मैंने मुस्लिम लड़कियों को ये रीड किया है कि दे आर वेरी पुअर, बहुत नीचे तबके के घर से वो आती हैं, जिनको स्कॉलरशिप के बारे में, हायर एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ से 12th तो कर लेती हैं लेकिन उसके बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं प्रोसीड कर पाती हैं, जिसके लिए उनके घर वालों के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनको बीएड करा सकें, उनको प्रोफेशनल डिग्रीज़ करा सकें, उनको कोई भी टेक्निकल चीज़ों की डिग्रीज या डिप्लोमा करा सकें। तो उसके लिए सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हो या फ्री एजुकेशन हो, या फिर कुछ ऐसी सोसाइटी वो डेवलप करे या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें उनको टेक्निकल स्किल्स दिया जा सके। नहीं, सरकार की बहुत सी ऐसी जो है वेलफेयर स्कीम हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, तो क्या उनका पूरा फ़ायदा, पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है? देखिए, समाज हो या देश हो या घर हो, रोटी कपड़ा और मकान सबसे ज़रूरी चीज़ है। रोज़गार मुहैया कराना सबसे पहला काम है। आज कितने क्वालिफाइड लोग हैं जो घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए उनको चाहिए, फिर वो हराम हलाल नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले रोज़ी और शिक्षा पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। कोई भी सरकार आए, ये तो एक मानवता की बात है। ये मेरा सवाल आपसे ये था कि जो सरकारी स्कीम है, जो वेलफेयर की स्कीम है और जो माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, तो क्या कॉलेज में आप हैं तो क्या वो स्कीम का फ़ायदा इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, और नहीं मिल पा रहा है तो क्यों? ऐसा इसलिए है कि कभी कभी तो स्कीम चलती बहुत कुछ है, सुनने में भी बहुत कुछ आता है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचना चाहिए। माइनॉरिटी के स्कूल में बहुत बड़ी स्कीमें चल रही हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, तो क्या वो स्कीमों का फ़ायदा बच्चों तक पहुँच पा रहा है? और वैसे टीचर क्या आप उन्हें पहुँचा पा रही हैं? नहीं, यहाँ पर स्कीम तो बहुत आती है लेकिन उसका फायदा बच्चे नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? यही इतना लंबा प्रोसीजर होता है, उसमें ये लगाइए, वो लगाइए, हजार तरह के कागज लगाइए और फिर उनका वो उसमें अनफिट कर दिया जाता है, तो बच्चों तक उसका प्रॉफिट पहुंच ही नहीं पाता। कि सरकार इसको बहुत हाईलाइट करती है कि माइनॉरिटी के बच्चों तक वो स्कीम पहुंचाएगी, तो ये कमी कहाँ देखती हैं और कैसे इसको दूर किया जा सकता है? नहीं, इसको सीरियसली वो कुछ करें, आसान बनाएं, उसको पैसा जैसे स्कूल के थ्रू दें। अब सारी चीज़ ऑनलाइन है, बच्चे नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इलाका है जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और यहाँ पर जो पुराने तालीमी इदारे हैं वो 100 साल पुराने, 150 साल पुराने हैं। ये क्या वजह है कि अभी तक इस पूरे इलाके में कोई नया तालीमी इदारा, सरकारी तालीमी इदारा नहीं बन पाया है? देखिए, फर्स्ट तो आई विल गिव यू थैंक्स कि आपने जो है इस जो हमारा पिछड़ा ये एरिया कह लीजिए, क्योंकि जो अगर हम बात करें इलाहाबाद में तो आपके चैनल्स ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, आपको थैंक्स कहेंगे। और आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। मैं वोटर हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर्स नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन एज ए लाइक अ वोटर जब सुबह उठता है वोटिंग वाले दिन वो सुबह जाता है और लाइन लंबी लगाता है और अपने एक नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे साहब, मेरे कॉलेज को जो है, मेरे एरिया को जो है स्कीम्स लाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, स्कीम्स देखिए कागजों पर बन रही हैं और कागजों पर खत्म हो रही हैं। इसकी जागरूकता न होने की क्या वजह है? देखिए, स्कीमें बहुत हैं, वो अखबार में भी आ रही हैं और भी माध्यमों से वो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उसकी सूचना पहुंचाई जा रही है, उसकी इत्तला पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं, तो चूक कहां पर है? देखिए, चूक हमारे सिस्टम में है और हमारे सरकारी कर्मचारी, चाहे टीचर हों चाहे जिस भी विभाग के हों, वो सिर्फ अपने को जो है सैलरी लेकर, और वो पढ़ाना, ना वो मोरल एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, ना वो पढ़ाना चाहते हैं देश के बारे में सब। क्या वजह है कि अभी तक इस पूरे इलाके में कोई नया तालीमी इदारा, सरकारी तालीमी इदारा नहीं बन पाया है? देखिए, फर्स्ट तो आई विल गिव यू थैंक्स कि आपने जो है इस जो हमारा पिछड़ा ये एरिया कह लीजिए, क्योंकि जो अगर हम बात करें इलाहाबाद में तो आपके चैनल्स ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, आपको थैंक्स कहेंगे।
और आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। मैं वोटर हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर्स नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब भी नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एज ए लाइक अ वोटर, जब सुबह उठता है वोटिंग वाले दिन वो सुबह जाता है और लाइन लंबी लगाता है और अपने एक नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठेंगे साहब, मेरे कॉलेज को जो है, मेरे एरिया को जो है स्कीम्स लाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, स्कीम्स देखिए कागजों पर बन रही हैं और कागजों पे खत्म हो रही हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ नया तालीमी इदारा क्यों नहीं बन पाया? बहुत एक लंबे अरसे से, तकरीबन 100 साल से अगर देखा जाए तो कोई नया मुसलमानों का तालीमी इदारा, अक़लियती इदारा उनके लिए नहीं बना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ से हमारे इसी स्कूल से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी हुई हैं, लेकिन वो लोग जब बनने के बाद या तो इलाहाबाद छोड़ देते हैं, दिल्ली को पसंद करते हैं, या वो फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसी एरिया में, लेकिन वो अपने इलाके को नहीं सोचते हैं। और मेरी मांग होगी इस इलेक्शन में कि करेली, ये पूरा अटाला, यहाँ पर ना एक इलाहाबाद की कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, ना कोई ऐसा कॉलेजेस है। चल रहे हैं कॉलेजेस बहुत हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे भर रहे हैं। जी, देखिए कॉलेज चल रहे हैं। अगर हमीदिया डिग्री गर्ल्स कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर। इसकी क्या वजह है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक वजह तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी होने की वजह से आज हम हटे हुए हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीमी इदारे छोटे पैमाने पर शिक्षा दें, ताकि जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा। यहाँ सांसद एमएलए आप चुनते हैं, यहाँ पे सिस्टम की कहाँ कमी है कि यहाँ के आपका जो नुमाइंदा जिसको चुनकर आपने विधानसभा में, लोकसभा में भेजा है, वहाँ तक आपने कितनी बात पहुँचाई अपनी? देखिए यहाँ पे जितने सांसद हुए हैं वादे बहुत करते हैं, निभाते नहीं हैं। जीतने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा इलाहाबाद जो शहर हैगा इतना बड़ा है। यहाँ पे खड़े MIC स्कूल, इस्लामिया इंटर कॉलेज, ये इंटर कॉलेज ही रह गया। डिग्री कॉलेज के वादा बहुत किया था। मोतीलाल वोरा जो जी आए थे, रहने कितने यहाँ पे MP और प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं यहाँ पर, मगर वादे होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज बच्चे शिक्षित क्यों नहीं हैं? वजह यही है, हम लोग जाते दिल्ली और कहाँ कहाँ जाके डिग्री ले रहे हैं। अगर आप डिग्री कॉलेज इलाहाबाद बनाइए, जैसे MIC स्कूल है, इसको डिग्री कर दीजिए, तो एक बड़ा कॉलेज है। ये दो इलाके में अटाला और रसूलपुर मोहल्ला जितना बड़ी घनी आबादी है, आज बच्चे शिक्षित नहीं है, क्योंकि महंगाई के कारण लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कागजों पे खाली यहाँ पर होते हैं कि पैसे आ रहे हैं और पैसे मिलते नहीं। क्या फंड की कमी है, सरकार फंड नहीं दे रही है, या कोई और वजह है? नहीं, यहाँ पे लगभग सालों से यहाँ पे कई पार्टी के सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी कमियों को उजागर करती हैं। किसी ने भी, किसी सांसद ने भी इस तरह का ध्यान नहीं दिया शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, व्यापार के ऊपर। तो इसी की वजह से यहाँ पर पिछड़ापन है। क्या सिर्फ सरकार की कमी है या लोगों की भी कमी है कि यहाँ पर जो है पिछले 80 सालों से, 90 सालों से, या हम कहें 100 सालों से, क्योंकि 1917 में तो ये कॉलेज बना, फिर इसके बाद से इस इलाके में कोई बड़ा कॉलेज नहीं बना, सरकारी कॉलेज जहाँ बच्चे तालीम हासिल करें। कहाँ है कमी? देखिए 76 से मैं यहाँ पे स्टूडेंट था, और जो बिल्डिंग आज जो दिख रही है वो उसी तरह से है। इसमें एक खपरा भी ज़्यादा नहीं लगा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो बदहाली का जो ये मुसलमानों का खासकर जो ये हाल है, ये सिर्फ हमारी सेकुलर पार्टियाँ हैं। आज ये जो चुन कर जाती हैं, मुसलमान इनको वोट देता है, लेकिन ये हमको इस्तेमाल करते हैं, और ये जो डेवलप का काम है वो अपने क्षेत्रों में जाकर दूसरे क्षेत्रों में करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो आज गठबंधन बना करके ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो भी है, ये मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। मुसलमान सिर्फ तेज पत्ता है। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये गठबंधन बनाया है तो मैं ये पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह से या मायावती से कि मुसलमानों को उन्होंने, इस मुसलमानों की जो तंजीमें हैं जो चल रही हैं, उनको इसमें भागीदारी क्यों नहीं दिया? जाहिर है ये एक सियासी सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों का डेवलपमेंट है वो तमाम सेकुलर पार्टियां वादा करती हैं, और जो मौजूदा सरकार है वो भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, और उसने बहुत से स्कीमें चलाई हैं। सवाल यही है कि उसका फ़ायदा मुसलमानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है? मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं है। सब वादे करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मतलब हम खैरख्वाह हैं, हमदर्द हैं, लेकिन कोई भी इसकी नुमाइंदगी नहीं करता। यही वजह आज मुसलमान जो है पीछे पड़ा हुआ है। क्या स्कीमें चला के ख़त्म कर दी जाती हैं, या स्कीमों का वो फ़ायदा जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है? मैं ये जानना चाहता हूं कि इस इलाके के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में यहां से कोई MP बनेगा, उससे सबसे बड़ी डिमांड क्या होगी, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है आपकी?
ताकि इसको कॉलेज को देखा जाए, इसको थोड़ा और तरक्की दिलाई जाए। यहाँ पर जैसे इंटर तक है तो यहाँ बीए भी होना चाहिए। ज़मीन बहुत है हमारे पास, लेकिन उसके लिए यहाँ पर बीए भी खोलना चाहिए। कि अब जो नया एमपी आप चुनेंगे उससे क्या आप तवक्को रखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट का काम होना चाहिए? सर यहाँ पे डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। और पिछली सरकारों ने जो डेवलपमेंट किया और इस सरकार जो अभी आने वाली है, इस सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए और हम इससे यही उम्मीद रखते हैं। और सही एमपी को मैं चुनना चाहूँगा। जो एमपी अगर सही नहीं होगा तो मैं उसको नहीं चुनूँगा, मेरा वोट नोटा पे जाएगा। हाँ, यही एक हल रह गया कि नोटा लगा दिया जाए और उनको सज़ा दी जाए। देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पे मैंने जब छोटा था 25 साल पहले मैंने सुना था कि हाशिम साहब हैं, वो इसी कॉलेज जहाँ पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसी कॉलेज से वो पढ़कर यूएसए में डॉक्टर हैं आज वो, और 25 साल पहले। उसके बाद क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि ये कॉलेज में हमें और मजबूती करना चाहिए, यहाँ से और लोग विदेश जाएँ तो किसका नाम होता? सरकार का ही नाम होता जो उस वक्त मौजूदा हालत में सरकार होती, और देश का नाम होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कॉलेजेस को मजबूत किए जाते हैं। जब एक इंसान यहाँ से पढ़कर अब्रॉड जा रहा है, मिडिल ईस्ट जा रहा है, बाहर नाम कर रहा है, तो इस कॉलेज को और भी यहाँ पे देखभाल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। क्या ये बात सही है कि जो लोग इलेक्शन जीतते हैं फिर नहीं जाते हैं उस जगह पर? खास तौर से मैं आपके मौजूदा सांसद की बात कर रहा हूँ, श्यामाचरण गुप्ता जी, की जो बीजेपी में थे, अब वो समाजवादी पार्टी में हैं। कितनी बार आपके पास आए? सबसे पहले भाई साहब के सवाल का जवाब दे दूं। इस सरकार ने संविधान में असंवैधानिक संशोधन करके जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है उसमें आर्टिकल में फेरबदल करके यहाँ की नियुक्ति प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। जब टीचर्स नए नहीं आएंगे, टीचर्स की बहुत कमी, हमारे यहाँ 6-7 वैकेंट है, ठीक है, जब टीचर्स नहीं आएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? आपका कहना जायज़ है, लेकिन टीचर्स की भर्तियाँ रोक दी क्यों गई है असंवैधानिक संशोधन करके? और जब संविधान ने माइनॉरिटी स्कूल स्थापना करने की, शिक्षा देने की, शिक्षा लेने की एक स्वतंत्र अधिकार दिया है, तो आप कौन होते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रोक लगाने वाले? नुमाइंदा जिसको आप चुनते हैं, प्रतिनिधि जिसको चुनते हैं, वो इस इलाके में नज़र नहीं आता है। फिर इलेक्शन होने जा रहा है, फिर किसी को वोट देंगे, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, ये हमारी मजबूरी है कि वोट डालें, या तो लोग नोटा का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमारा खाली ही जाता है। लेकिन हमको अब तो ये देखना है कि जो सबसे कम बुरा है, हम उसको आखिरी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जहाँ तक कॉलेजों के इस एटमॉस्फेयर में कॉलेज की बात है, सरकार हमें क्या देती है? बच्चों को किताबें, पूरा साल गुजर जाता है, बच्चों को किताबें नहीं मिलती, हम उनको क्या एजुकेट करेंगे? हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इनकम का साधन नहीं है, ना हम एक्स्ट्रा फीस वसूल सकते हैं, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है। आज 100 साल पुराना कॉलेज हो गया है, क्या सरकार ने कभी कॉलेज को कोई फंड दिया है? कि हमारी बिल्डिंग जो देख रहे हैं क्या है, सब हम लोग अपने स्तर से, यहाँ के लोगों से, आवाम से पैसा कलेक्ट करके जो आज आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो बची रह गई है, ये यहाँ के लोगों के, यहाँ के आसपास के कुछ लोगों ने मदद किया था, जिसके बदौलत आज ये हालात हैं। और सरकार की बात करते हैं, चाहे पिछली सरकार हो, आप सेकुलर पार्टीज़ की, सेकुलर नेताओं की बात करते हैं, कौन सेकुलर नेता है? कौन हमको पूछने आता है? सब ये वोट के खातिर सेकुलर बने रहते हैं, उसके बाद ना कोई पूछने आता है, ना इनका कोई दीन रह जाता है। ऐसा नुमाइंदा जो आपके अपने लोगों के दरमियान आए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। तो ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम कहता है वोटर। आज हमने इलाहाबाद लोकसभा हलके से, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, वहाँ से वोटर की राय जानने की कोशिश की। इस प्रोग्राम के तहत हम किसी आइंदा शहर में कहता है वोटर के तहत फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।